कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 और पार्ट 2 के ऊपर। जी हां, पार्ट 2 के ऊपर आज अपन बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। यूनिट 1 बिल्कुल खत्म करने वाले हैं और जल्द से जल्द सारे के सारे सब्जेक्ट की वीडियो ऑलमोस्ट बनना अब स्टार्ट हो गई है। बहुत सारी वीडियो बल्क के अंदर आने वाली है, तो कमर की पेटी बांध लीजिए, यानी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कमर की पेटी तो अपनी बेल्ट हो गई है ना, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नए टॉपिक्स जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए इस सब्जेक्ट में, मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी आने वाले हैं। फाइनेंस हो, ऑपरेशन हो, आईबी हो, वो भी सारे के सारे चीजें आने वाली है। तो सबसे पहले सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब स्ट्रेटेजिक डिसीजन और नॉर्मल डिसीजन में क्या डिफरेंस है वो समझ लोगे तो ये सारी चीजें समझ लोगे। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो हम डिसीजन लेंगे वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन। सिंपल डेफिनेशन है। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यानी स्ट्रेटेजी कैसे होगी? लॉन्ग टर्म के लिए होगी, है ना, फ्लेक्सिबल होगी, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव दोनों हो सकती है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल होता है ना। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन की विशेषताएं क्या है? एक तो लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट आता है, रिसोर्स कमिटमेंट होता है, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, भले वो मशीनरी हो, मैन पावर हो, फंड्स हो, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वर्ड है ना, मैक्सिमम तो नहीं लिखेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, है ना। अनसर्टेनिटी, ये जो होता है कंडीशन, वो अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हटाता है, यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन कुछ सारी चीजें उसके अंदर सोच के किया जाता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स होता है, यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए है उसके लिए बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। आपको आज क्या खाना बनाना है, घर वालों को सोचा, आपने सोचा, है ना, मम्मी ने सोचा, पापा ने सोचा, दीदी ने सोचा, भाई ने सोचा, बहन ने सोचा, होगा कौन सा? जो मम्मी बना रही है। तो आज जो खाना बनाना है वो इमीडिएट डिसीजन है। आज कहीं पे जाना है वो इमीडिएट डिसीजन है। आज कॉलेज जाना है, नहीं जाना, इमीडिएट डिसीजन है। तो वो एज कंपेयर टू द सिंपल होगा जब हम कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेंगे। जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में बोलेंगे कि 15 साल बाद आप अपने आप को क्या देखते हो, आप अपने आप को क्या समझते हो, आप अपने आप को कौन सी पोजीशन पे देखना पसंद करते हो, एचआर हेड की पोजीशन पे, कंपनी ओनर की पोजीशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप की पोजीशन पे, बिजनेसमैन की पोजीशन पे, तो वो शुड बी कॉम्प्लेक्स, है ना। डायरेक्शन सेटिंग्स, जो क्या करता है, ये जो डिसीजन लेते हैं इससे अपना एक रोल यानी फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है कि अपन को ये काम करना है और इस प्रारूप के अंदर करना है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस भी आती है, कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। सबसे पहले अपन को कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन होता है कि भैया ये डिसीजन क्यों लेना है। जैसे कि मेरे को ए ऑप्शन चूज करना है या बी ऑप्शन चूज करना है, तो सबसे पहले मन के अंदर आता है दोनों ऑप्शन क्यों नहीं ले सकते। जैसे बहुत बार एक बार पूछा गया, फेमस है कि भाई बताओ 100 रुपए का नोट पड़ा है और 1000 रुपए का नोट पड़ा है, तुम कौन सा उठाओगे? तो कुछ बच्चों ने कहा 1000 का उठाएंगे, कुछ ने कहा मैं लालची नहीं हूं, मैं 100 का उठाऊंगा। एक बच्चा बाद में आया, वो बोलता है कि मैं तो 1100 ही उठा लूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों तो उठाए जा सकते हैं। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स की बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उसी के हिसाब पे अपन अल्टरनेटिव चेक करेंगे। तो प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफाई और अपॉर्चुनिटीज का पता करना, उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के क्या मेन कारण है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और डिसीजन लेंगे। बेसिकली जैसे कि फंड्स की कमी हो रही है अभी, तो फंड्स की कमी क्यों हो रही है, ये हमारी प्रॉब्लम्स एक आइडेंटिफाई हुई। उसमें फंड्स या मेरे को रेस करने हैं या कॉस्ट कटिंग करनी है, दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली करनी है क्या, उसके लिए मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा। और फिर कौन सा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया है, क्या कॉस्ट कटिंग बढ़िया है या मैं रेस करना बढ़िया है फंड्स, तो हमेशा उसको चेक किया जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अपन ने जब डिसीजन ले लिया, अल्टरनेटिव को चूज कर लिया, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा और मॉनिटरिंग करा जाएगा। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, अभी याद भी करवा देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे मेरे पास, फिर अल्टरनेट का इवेल्युएट करूंगा। इवेल्युएट करने के बाद मैं डिसीजन लूंगा, जिसको इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। इंप्लीमेंटेशन के बाद फिर से मॉनिटरिंग होगी कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही लिया है कि नहीं लिया। अभी एशिया कप आने वाला है, टीम सिलेक्शन किया गया है ना, तब पता चलेगा कि ये टीम कितनी सही थी, क्या गलत थी, कौन से प्लेयर्स को होना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को नहीं होना चाहिए, कौन सा प्लेयर्स ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम मॉनिटरिंग करके पता करेंगे और फिर जब हम इस मॉनिटरिंग को फीडबैक का काम करा जाएगा, जो नेक्स्ट प्लानिंग का हिस्सा होगी। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? कॉर्पोरेट
यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री से है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली वो आइडियोलॉजी है जो हमें ये बताती है कि ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा कॉर्पोरेट रन करते हैं। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ रूल्स होंगे, लेकिन जैसे अपने एकेटीयू में क्या रूल है, एंड टर्म का एग्जाम है, मिड टर्म का एग्जाम है, अभी क्या 30-70 का रेशो कर दिया, पहले 80-20 था, अभी 30-70 का रेशो कर दिया। 30-70 क्या है, 30% आपके इंटरनल के मार्क्स दिए, इसमें भी 2 बाइफर्सिफिकेशन करें, 20-10 का रेशो करा है। क्या करा है, 20 नंबर तो आपके असल जो यूनिट टेस्ट होते हैं या इसको इंटरनल एग्जाम्स बोलते हैं वो 20 नंबर के होंगे, 2 होंगे फर्स्ट और सेकंड, और एक 10 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा। एक 10 पेज की हार्ड कॉपी देनी है, 15 पेज की, 20 पेज की, वो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज वालों के ऊपर। ये 30। तो एक रूल्स बनाए गए कि अपन एंड टर्म में एग्जाम लेंगे, मिड टर्म के अंदर ये वाले सारे एग्जाम्स कराएंगे और उसके थ्रू बच्चे का असेसमेंट करेंगे। यही रूल्स रेगुलेशन के थ्रू यूनिवर्सिटीज चलती हैं कि इतनी क्लासेस होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इतने लेक्चर्स होने चाहिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी यही बोलता है कि इंडस्ट्री किस तरीके से रन होगी, इंडस्ट्री जिस तरीके से रन होगी उसके रूल्स प्रैक्टिस जो भी लिए जाएंगे, डायरेक्शंस जो दिए जाएंगे, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। द सेट ऑफ रूल्स, यानी कि जो ग्रुप ऑफ रूल्स हैं जिनके थ्रू हमको कॉर्पोरेट को रन करना है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है। ये किसके बीच में बैलेंस बना के रखती है, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स, फाइनेंसर, बेसिकली स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। डायरेक्टली यानी कि कंपनी के ओनर्स हो गए, कंपनी के एम्प्लॉइज हो गए, है ना, कंपनी के सप्लायर्स हो गए, इनडायरेक्टली कंपनी के कस्टमर्स हो गए या उनके अदर सोसाइटी मेंबर्स हो गए। ठीक है, ये इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी। ये भी बताती है कि इन रूल्स में ये बंदा इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस काम के लिए अकाउंटेबल है। ये सारे कामों की लिस्ट जो होती है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर होती है। जैसे हमारा संविधान है वो ये बताता है इस काम का ये दंड है, ये काम ये वाला व्यक्ति करेगा। उसी तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बताती है कि कंपनी के अंदर कौन से व्यक्ति के पास क्या अथॉरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये वाइटल रोल प्ले करेगी क्योंकि जिसका अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, जिसकी बेटर प्लानिंग होगा, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, ज़्यादा सिंक्रोनाइज होगा। तो बेसिकली इसका नेचर क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रोवाइड कराती है, फंडामेंटल फ्रेमवर्क के लिए प्रोवाइड कराती है, स्टेक होल्डर्स और कंपनी ऑनर्स के बीच में बैलेंस देती है कि ताकि इंटरेस्ट सबका इक्वल हो जाए, है ना। और डायनेमिक होता है। ये डायनेमिक कैसा होता है, आज बारिश ज़्यादा हो गई तो आज 9 बजे आना था, लेकिन कंपनी ने कहा आज वर्क फ्रॉम होम रहेगा, तो ये कैसा है, आपके थ्रू मॉडिफाई किया जाता है, आपके थ्रू रेक्टिफाई किया जाता है। क्लियर हो गया। ये कैसा है, इथिक्स के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। लीगल कंप्लायंसेस तो फुलफिल करना ही चाहिए। एथिक्स यानी मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, अपने गोल्डन रूल्स जो एवरीवन फॉलोज करते हैं। फर्स्ट सेम के अंदर अपन ने खूब पढ़ा इथिक्स, इथिक्स, इथिक्स ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट में। अच्छा, 4th सेमेस्टर में भी आ रहा है अपना इथिक्स, है ना। 4th सेमेस्टर में कंपलसरी सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, तो उसके अंदर भी अपन इथिक्स का बहुत बड़ा पार्ट देखेंगे। बैलेंस करती है मैनेजमेंट के डिसीजन में, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल प्रोवाइड कराती है, एक डायरेक्शन देती है अपन को डिसीजन लेने के लिए, और इंटरकनेक्टेड रहती है सारे पॉइंट्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। क्लियर है, बहुत सिंपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब अपन ने नेचर तो समझ लिया, स्कोप क्या है। कंपनी की हर एक्टिविटी जो कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परफॉर्म करती है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू ही होती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली इसके अंदर रिलेशनशिप बता रही होती है शेयर होल्डर्स, बोर्ड, मैनेजर्स सबके बीच में। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस यानी लॉ की सारी इसके अंदर बातें होती हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी जाती हैं सबको, है ना। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसी के अंदर आती है। इसके अलावा ये इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड करती है, रिस्क को मिटिगेट करती है यानी कम करती है ना, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डिफाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस अपन ने जब स्कोप देख लिया, नेचर देख लिया, तो इंपॉर्टेंस तो अपन ड्रॉ कर ही सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि एक बेटर अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, यानी बेटर रूल प्लानिंग सब कुछ होगा, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा, रिस्क कम होगी, है ना, फ्रॉड डिटेक्शन ईजी होगा, डायरेक्शन देगा हमको, एक पाथवे प्रोवाइड कराएगा, रेपुटेशन बिल्डअप होगी, डिसीजन मेकिंग, दिस इज द कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज है। तो उससे क्या होता है कि एक गुडविल भी क्रिएट होती है ना, ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, सस्टेनेबिलिटी के लिए हेल्प करती है, मिसमैनेजमेंट को अवॉइड किया जाता है इसके अंदर। यही सारी बातें बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, चिंता मत करिएगा। जैसे ही इसकी 5th यूनिट कंप्लीट होगी, 5th
है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5th यूनिट सारी की सारी पांचों एक साथ आ जाएगी। कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, हाँ कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड बेसिकली मतलब क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है उसको बोर्ड मिलके बनाता है, यानी कंपनी के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो मिलके कंपनी के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज, उसके फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये लेते हैं, जिसको आगे जाके जो मिडिल मैनेजर्स हैं या लोअर मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं ये जाके रेगुलेट करते हैं और ऑपरेशनल काइंड ऑफ एक्टिविटी बताते हैं। तो कंपोजिशन कौन होता है, बेसिकली एक चेयरपर्सन होता है ना, इतना याद रखना है, इसमें इतना कोई ज़्यादा डीप में नहीं क्योंकि कंपनी लॉ अपने आनी है। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, समटाइम्स आर्बिट्रेज भी इसका हिस्सा होते हैं, है ना। ऑडिट कराई जाती है इसकी रेगुलर इंटरवल के ऊपर, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट भी होती है, ये इनके स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। प्राइवेट कंपनीज में तो खुद ही ओनर है और पब्लिक कंपनी में वोटिंग के थ्रू भी बनाया जाता है, ठीक है। और समटाइम्स जिसके ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं उसको भी अपन प्राइवेट पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब रोल क्या होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, प्रॉपर ऑडिट करना, स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, शेयर होल्डर्स की मीटिंग करना, ठीक है, कंपनी के बारे में डिविडेंड इशू करना है नहीं करना, उसकी पॉलिसी अनाउंस करना, और मेजरली कंपनी के मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस चेक करना और इसको डिसीजन मेकिंग देना, ठीक है। और सीईओ को गाइड करना, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग होता है और डायरेक्टर्स अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अपने कॉलेज में प्रिंसिपल अलग है और यूनिवर्सिटी में बैठे वाइस चांसलर अलग है, वाइस चांसलर प्रिंसिपल को समझा रहे हैं, प्रिंसिपल लेक्चरर्स को समझा रहे हैं, लेक्चरर्स आपको समझा रहे हैं, ये आपके थोड़ा लिंक करके बताया। वैसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं दे आर द एक्चुअल ओनर्स, और सीईओ क्या होता है, जो मेन सारी पॉलिसीज मेकिंग के बाद में जो एग्जीक्यूशन की बारी होती है कि इसको इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए जो बेस्ट बंदा होता है वो सीईओ होता है, जिसके पास सारी पावर्स होती हैं कि वो सारा एग्जीक्यूशन संबंधी काम कर सके। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है मेन, जो आपकी फंडामेंटल है, कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको, बड़ा इजी एग्जांपल है। एक कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बोलेंगे कि इस बार हम जो है कॉटन के क्लॉथ्स बनाएंगे, है ना। तो सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उसके लिए मशीन्स अवेलेबल कराना, उसके लिए एचआर की फंडिंग करना, उसके लिए फाइनेंस का यूटिलाइजेशन करना, है ना, उसके लिए सारी चीजें उसको A to Z करना। लेकिन कॉटन की बनाएंगे ये अपन को किसने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फाइनलाइज हुआ, यानी कि मेन एग्जीक्यूटिव मेंबर। और वैसे इसमें सीईओ का पार्टिसिपेंट भी होता है, जैसे कि हमारे सेलेक्टर्स और कैप्टन मिल के सोचते हैं कि कौन सी बेस्ट टीम रहने वाली है हमारे लिए। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है इस बोर्ड की, जैसे कि ऑथोरिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि सीईओ को अपॉइंट करना, यानी टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करना, रिपोर्टिंग करना, ऑडिट करवाना, है ना, इथिकली वर्क करना, और सक्सेशन प्लानिंग का मतलब कि रेगुलर इंटरवल पे वर्क होता रहे, हम ग्रोथ करते रहें। सक्सेशन प्लानिंग यानी कि आज की नहीं भविष्य में भी हमारी कंपनी इसी लेवल पे ग्रोथ कर सके। प्रिंसिपल्स क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, अब ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, अब प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। सबसे पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता ही डायरेक्टर्स है ना, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसलिए उसका टॉपिक बीच में आया था। अब यहाँ पर प्रिंसिपल्स आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये फर्स्ट यूनिट में से। जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक मैंने कहीं देखा है तो सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस में प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आते हैं। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, देखो फेयर होना चाहिए, रूल्स कैसे बनाए जाने चाहिए, इसको इस तरीके से याद करो, फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसके अलावा इंडिपेंडेंस होने चाहिए, किसी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अपन को रूल नहीं बनाना, है ना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, फेयर होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ये याद हो गए। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगर अपन ट्रेंड्स की बात करें तो CSR पे मेन फोकस आपको याद रखना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, एक ग्रीन एनवायरनमेंट पे आपको याद रखना है, ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन इकोलॉजी, रिसाइकल, रीयूज, है ना, उसकी इकोनॉमी पे ज़्यादा आजकल एम्फेसिस होने लगा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जीरो वेस्ट प्रोडक्शन के ऊपर एम्फेसिस होने लगा है, यानी कि एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा यूज हुआ है। गवर्नमेंट क्या ज़्यादा से ज़्यादा चाह रही है, ट्रांसपेरेंसी चाह रही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने शुरू हुए हैं। अब बहुत सारी जो CEO हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो वुमेन्स हैं, तो जेंडर इक्वालिटी की भी बात हो रही है इसके अंदर। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स कैसे हो गए हैं, ग्लोबल हो गए, ये भी याद रखना, नेशनल इंटरनेशनल से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ग्लोबल्स आ गए। तो अपन को ये भी बातें इसमें याद रखनी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं,
है ना। थोड़ा सा बचा है, लास्ट टॉपिक है CSR। कितनी बार अपन ने देखा है पार्ट बी के अंदर CSR का टॉपिक आता है। बेसिकली होता क्या है, कंपनी सोसाइटी में रह के वर्क कर रही होती है तो सोसाइटी को उनको गिव बैक करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आप सोसाइटी का वेलफेयर की एक्टिविटी करो। अभी गवर्नमेंट ने 2% का लॉ बना रखा है अपने यहाँ कि भाई साहब आप जितना भी काम करोगे उसका 2% तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देना ही है। तो देने से क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देने से, इससे CSR की एक्टिविटी करने से आपकी सोसाइटी में एक तो गुडविल क्रिएट होगी और एक वेलफेयर की एक्टिविटी होगी। तो CSR क्या होता है, कंपनी की सोसाइटल वैल्यूज, लाइक कि हॉस्पिटल्स बनवा दिए, कॉलेजेस बनवा दिए, स्कूल्स बनवा दिए, रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया, कोई बहुत सारे गाँव भी गोद लिए जाते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप ऐसी कोई संस्था NGO को हेल्प कर सकते हो। अब ये कंपलसरी कर रखा है, 2% ऑफ योर प्रॉफिट मस्ट बी मैंडेट कि आपको CSR की एक्टिविटी करनी है ना। टूवर्ड्स सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल वैल्यू गोज बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि CSR बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग से ज्यादा है, क्योंकि ये आपको सोसाइटी को गिव अवे करना है वापस से, और इथिकल कंसिडरेशन होता है, और इससे आपका लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और ये मैंडेटरी है 2%। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। CSR एक्टिविटीज एंड एग्जाम्पल। अब CSR की एक्टिविटी कहाँ होगी, एजुकेशन में होगी, हेल्थ केयर में होगी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में होगी, रूरल डेवलपमेंट में होगी, एम्प्लॉय वेलफेयर में होगी, है ना, कहीं भी हो सकती है। अब इसमें जैसे टाटा ग्रुप ने इनिशिएटिव कराया हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर्स में, उन्होंने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ओपन करे, है ना। रूरल डेवलपमेंट पे इन्फोसिस ने वर्क करा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और CSR का क्या लिंक है, क्योंकि CSR एक छोटा पार्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बड़ा पार्ट है, याद रखना। तो CSR की एक्टिविटी क्या होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण, उसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो रूल्स बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम CSR की एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो संविधान है कंपनी का, जिसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी कॉर्पोरेट रन हो रही है। तो CSR उसकी एक एक्टिविटी है। तो अच्छा गुड गवर्नेंस होगा तो CSR एक्टिविटी भी अच्छे से प्रैक्टिस करी जाएगी। गवर्नमेंट टूवर्ड्स सोसाइटी आपकी एक तो गुडविल हेल्प करती है, गुडविल को बिल्ड करने में हेल्प करती है, ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, रीयूज रिसाइकल में हेल्प करती है। अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि वो CSR को साथ में लेके चले, इथिकल एस्पेक्ट को साथ में लेके चले, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, किसी के इंटरेस्ट में नहीं हो, और सस्टेनेबल ग्रोथ पे अचीव बल देती है, यानी कि एम्फेसिस करती है। सस्टेनेबल यानी कि आज जो बिजनेस चल रहा है वो 20 साल 50 साल बाद भी चलता रहे, तो क्योंकि हम सोसाइटी का एक्सप्लोटेशन नहीं कर रहे, हम सोसाइटी के वेलफेयर में काम कर रहे हैं। तो बहुत इजी से टॉपिक्स हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR का लिंकेज, CSR के बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का बेसिक वर्क, ये सारी चीजें, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स भी अपन को अच्छे से याद करने हैं। आई होप क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट रहा नहीं होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। जय हिंद।